हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं सौरभ आप सभी का द CGPSC कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम अब लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर में क्या देखा था। कंप्यूटर की हमारी जो क्लास चल रही है, इस पे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने देखा था कि कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। डिटेल में हमने इसको पढ़ा था, एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में हमने डिटेल में देखा था। इसके बाद में सभी आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा था। विशेषकर बात कर लें इनपुट डिवाइस में तो कीबोर्ड के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, माउस के बारे में पढ़ा, जो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी पर हमने बहुत डिटेल में तैयारी करी है दोस्तों। इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर के बारे में देखा। मॉनिटर के बाद में दोस्तों हमने वहाँ आपका इसके बाद में प्रिंटर देखा, कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सारा तरह के हमने प्रिंटर पर देखा। उसके बाद में हमने प्लॉटर भी देखा। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का ही एक क्या एडवांस रूप आपको देखने को मिलता है। जब कभी भी आपको हाई स्पीड पे काम करना हो, आपको हाई क्वालिटी का प्रिंट चाहिए हो और बड़े साइज का प्रिंट चाहिए हो, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, प्लॉटर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पोस्टर, बैनर, फ्लेक्सी जो यूज करते हो, वहां क्या यूज किया था, उसकी प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जब मैं आपको मॉनिटर पढ़ा रहा था, मॉनिटर में मैंने आपको मॉनिटर के बारे में, जो उसकी गुणवत्ता किस तरह से नापी जाती है, मैंने आपको वो बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या देखा था हमने हमने सबसे पहले उसमें देखा था कि आपके पिक्सल क्या होता है, अर्थात डॉट क्या होता है। इसके बाद में आपका रिजोल्यूशन क्या होता है, हमने उस पर बात की थी। ठीक है, और क्या देखा था हमने, रिजोल्यूशन देखा था, पिक्सल देखा था। पिक्सल के बाद में हमने देखा था कि डॉट पिच क्या होता है, और एक देखा था हमने उसका क्या, स्क्रीन साइज। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और था आपका रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर पर एक रिफ्रेश रेट होता है। तो बेसिकली को क्या होता है कि कंप्यूटर पे आप कितनी तेजी से, मॉनिटर पे कितनी तेजी से या कितनी अच्छी क्वालिटी का आप उसमें क्या देख सकते हैं, वीडियो या चित्र को देख सकते हैं, और उसको हर्ट्ज में नापा जाता है। तो वो क्या होता है, उसका रिफ्रेश रेट होता है। तो इस प्रकार से हमने जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कवर किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज का एक नया टॉपिक है क्या, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। और दोस्तों बात कर लें आपके एग्जाम से, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्या अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनपुट से भी मिलेगा और आपको आउटपुट से भी देखने को मिलेगा, आउटपुट यूनिट से। इसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी न केवल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, आपका कंप्यूटर का। इसके अलावा कंफ्यूजिंग भी है, और कुछ लोग के नजरिए से देखें या अमूमन सामान्य रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा कठिन भी मालूम पड़ता है समझने में। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को पहली क्लास से कंप्यूटर पढ़ाते आ रहा हूं, कितना भी कठिन से कठिन टॉपिक क्यों ना हो, ठीक है, और कितना भी कंफ्यूजिंग से कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, मैं आप लोगों को उसका हलवा बना के ही दिखलाऊंगा। पूरा का पूरा हम उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा कि जो हमको समझ में ना आए। ठीक है, बिल्कुल एक एक शब्द को समझेंगे, चाहे वो कितना भी कठिन सब्जेक्ट, कितना भी कठिन टॉपिक क्यों ना हो, या कितना भी कंफ्यूजिंग क्यों ना हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप कंप्यूटर की क्लास देख रहे हैं, मतलब आपसे बनना ही बनना है। चलिए दोस्तों, तो आज कंप्यूटर मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी है। तो कंप्यूटर पे हमारी क्या है, 9वें नंबर की क्लास है दोस्तों। तो चलिए, है ना, वीडियो को लाइक करते रहा करो दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात हो रही है। कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, सबसे पहले तो सब समझना ये है आपको, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए हमने कंप्यूटर बनाया किसने है, इंसान ने बनाया है। किस लिए बनाया है कि जो बेसिकली हम काम करते थे, कैलकुलेशन का या अदर जो भी काम थे, तुलनात्मक काम थे, जो भी काम मनुष्य करता था, उसके अपने कामों को आसान, अपने कार्यों को आसान करने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, अपने कार्यों को तीव्र करने के लिए, फास्ट वर्क करने के लिए और एक्यूरेसी लाने के लिए इंसान ने क्या बनाया, कंप्यूटर बनाया। और डे बाय डे, है ना, साल दर साल, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कंप्यूटर अपने कामों में और भी अच्छा एडवांस होते जा रहा है। तो जैसे कि हमने कंप्यूटर को बनाया है, तो कंप्यूटर भी हमारे, जैसा कि एक मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य मानव तंत्र होता है, ठीक उसी तरह से मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में भी बतलाया था कि कंप्यूटर तंत्र भी होता है, कंप्यूटर सिस्टम भी होता है। उसका एक इनपुट सिस्टम होता है, इनपुट यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है। ठीक जिस तरह से हमारा मानव मस्तिष्क होता है, उसी तरह से ठीक दोस्तों कंप्यूटर का भी एक मस्तिष्क होता है, वो हमने देखा था। इसके बाद में हमारी एक मेमोरी होती है। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से कंप्यूटर की भी क्या एक मेमोरी होती है। तो आज हम कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ रहे हैं।
तो देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, तो सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा को यदि पढ़ लें तो यहां पास ध्यान से देखिएगा कि एक कंप्यूटर मेमोरी से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है, अर्थात क्या, एक ऐसे स्थान से है जिसका उपयोग डेटा एवं क्या, जिसका उपयोग, कंप्यूटर मेमोरी से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है, अर्थात क्या है, एक प्लेस है जिसका उपयोग डेटा एवं सूचनाओं को स्थायी एवं अस्थायी रूप से, अर्थात टेम्पररी या परमानेंट, है ना, परमानेंट या टेम्पररी रूप से संग्रहित करने के लिए, क्या करने के लिए, संग्रहित, अर्थात क्या होगा, आपको इसको स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए हेतु किया जाता है। तो क्या हो गया कि ये जो आपका जो डिवाइस है, जो आपका मेमोरी है, अच्छा ये बताइए जो आपका कंप्यूटर मेमोरी है, ये आपका हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सबसे पहले तो आप ये बताइए मेरे को। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। कैसा है ये? एक कंप्यूटर मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, इसका हमने पढ़ लिया कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कि तात्पर्य क्या है, एक स्थान से है जिसका उपयोग डेटा एवं सूचनाओं को स्थायी एवं अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा जैसे आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी है, तो कंप्यूटर मेमोरी में आप यहां पास देखिएगा हम करते क्या है, सपोज देखिएगा हमने कुछ सीखा, हमने कुछ सीखा या हमने कुछ समझा, तो वो कहाँ होता है, जैसे हम बचपन से कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ समझते आ रहे हैं, तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारी मेमोरी में हो रहा है। और यदि हमको किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है या किसी को कुछ सिखाना है, तो वो डाटा कहाँ से आता है, वो ज्ञान कहाँ से आता है, जो पहले से हमने कुछ सीखा हुआ है वो हमारी मेमोरी में, हमारी बुद्धि में स्टोर है, संग्रहित है। जो सीख रहे हैं वो भी कहाँ आ रहा है, आपके मेमोरी में स्टोर हो रहा है। या आप कुछ किसी को सिखाना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा, वो भी आपके मेमोरी से आता है। तो देखो बेसिकली समझना है, जैसे ये आपकी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, या हम कह लें जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, तो वो कहाँ आ रहा है, आपके कंप्यूटर मेमोरी में आके सेव हो जा रहा है। और इसके बाद में जो कुछ भी हमने सीखा या समझा है, अब हमको किसी व्यक्ति को क्या करना है, उसको, किसी व्यक्ति को यदि हमको उसको सिखाना है या उसको हम कहें समझाना है, तो क्या करोगे आप, तो भी वो जो डाटा, जो जानकारी आपके आएगी, समझाना है तो वो जो डेटा, जानकारी, जो सूचनाएं आएंगी वो कहां से आएंगी, वो मेमोरी से ही आएंगी। तो मेमोरी क्या करता है, डेटा और निर्देश को, डेटा और निर्देश को स्टोर करता है। क्या करता है, डेटा और निर्देश को स्टोर करता है। कहां से स्टोर करता है, जो आपका डाटा, आपने देखा होगा ना कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो जो प्रोसेसिंग के बाद में जो, तो देखो मेमोरी क्या करती है, पहले क्या आ रहा है, सीख रहा है और समझ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, जो हमने इनपुट दिया, जो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया प्रोसेसिंग करवाने के लिए, वो कहाँ आया, वो आपके कंप्यूटर मेमोरी में आया। इसके बाद में जो डाटा प्रोसेस हो गया, जो डेटा और निर्देश प्रोसेस हो गया, फिर वो कहाँ आएगा, वो भी कहाँ से आएगा, मेमोरी से आएगा। और कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। मैंने आपको ये डायग्राम बताया था ना, इसे देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है, आपका इनपुट है, ठीक है, ये क्या है, आपका प्रोसेसिंग था, ये हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और ये क्या था, आउटपुट था। अभी इसके बाद में जब मैं आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में जो बताया था, ब्लॉक डायग्राम बनाते समय, तो कुछ इस तरीके से हमने अपने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखा था। उसमें दो भाग थे, एक क्या था, आपका सीपीयू था, और दूसरा क्या था, आपकी मेन मेमोरी थी। क्या थी, मेन मेमोरी, ये आपने देखा था। और यहाँ क्या था, एक इनपुट डिवाइस था, इनपुट यूनिट थी, और यहाँ क्या था, आपका आउटपुट यूनिट थी। और जब मैं आपको सीपीयू की कार्य पद्धति पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में कि क्या होता है, कि जो भी आपका डेटा या आपका निर्देश होता है, वो सेकेंडरी से, हार्ड डिस्क से कहां आता है, सेकेंडरी से कहां आता है, सबसे पहले आपके सीपीयू में आता है। सीपीयू में क्या होता है, एक मेमोरी रजिस्टर होता है, वो क्या करता है, अस्थायी रूप से डेटा और निर्देश को रखता है। और जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ती जाती है, डेटा और निर्देश को क्या एएलयू को देते जाता है, तो वहां पास क्या हो रहा है, डेटा अस्थायी रूप से स्टोर हो रहा है। और प्रोसेसिंग के बाद में फिर कहां आता है, वो दोबारा वो आपके मेन मेमोरी में आता है। और यदि आपको प्रोसेस किया हुआ डेटा को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लाना है, अर्थात क्या, आपको उसको परमानेंटली स्टोर करना है, तो आप उसको कहां लाओगे, सेकेंडरी मेमोरी में लेके आओगे। ये क्या, हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी, यहाँ पास सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी से क्या समझ गए, कि आपको डेटा देना है कंप्यूटर को, तो भी आप मेमोरी के माध्यम से दोगे। कंप्यूटर से प्रोसेस्ड डेटा को प्राप्त, स्टोर करना है, तो भी आप मेमोरी में करोगे। तो मेमोरी का फंक्शन क्या हो गया, स्टोर, चाहे आप डेटा को स्टोर, दिए हुए निर्देश को स्टोर करना हो, या प्रोसेस होने के बाद जो हमको सूचना मिल रही है उसको स्टोर करना हो, दोनों में क्या करोगे, आप मेमोरी का प्रयोग करोगे। तो चलिए, तो ये हो गया आपके मेमोरी की परिभाषा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए आप,
कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किसी भी प्रकार का कंट्रोलिंग का या नियंत्रण का काम कर रही है क्या? कहीं भी आपने अभी तक जो हमने पिछली 8 क्लास पढ़ा, कभी भी आपने अभी वहां सुना कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंट्रोलिंग का काम करती है, अर्थात नियंत्रण का काम करती है? तो क्या हमने अभी तक नहीं पढ़ा। अर्थात यह है कि कंट्रोल, जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो नियंत्रण का काम अर्थात क्या, कंट्रोलिंग का काम नहीं करती है। तो किसी भी प्रकार के कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मेमोरी के टाइप, तो वहां पास कंट्रोल मेमोरी, तो कंट्रोल मेमोरी जैसा कोई भी अस्तित्व मार्केट में नहीं है। क्या? कंट्रोल मेमोरी जैसे कोई भी चीज नहीं होती है। मेमोरी सिर्फ स्टोर करने के लिए होती है। चलिए, कंट्रोलिंग का काम मेमोरी नहीं करती है। तो हमने क्या देख लिया, मेमोरी की मूलभूत परिभाषा देख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और मेमोरी में हमको क्या क्या देखना है। ठीक, आइए अब हमने क्या देखा, कंप्यूटर मेमोरी। अब चलिए इसको देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, इसको समझते हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, यहां पास देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है कंप्यूटर की, एक होता है कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, एक क्या हो गया आपकी कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, और दूसरा क्या हो गया कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है, पहला क्या हो गया आपका आंतरिक मेमोरी, और दूसरा क्या हो गया आपका बाह्य मेमोरी। आंतरिक मेमोरी को क्या हम कहते हैं, इंटरनल। ये क्या होती है, इंटरनल मेमोरी, है ना। और ये क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, ये क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है आंतरिक मेमोरी और दूसरा होता है बाह्य मेमोरी। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी आंतरिक मेमोरी होती है, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? जो आपकी आंतरिक मेमोरी होती है इसको और भी किस नाम से जानते हैं? तो आप बताओगे सर, मुख्य या तो मुख्य और या तो क्या, प्राथमिक मेमोरी। अर्थात क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, और क्या आपकी प्राइमरी, मेन या प्राइमरी मेमोरी। उसी तरह से जो आपकी बाह्य मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, उसको भी हम और किन नामों से जानते हैं दोस्तों? तो बताइएगा, क्या द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी, या हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपकी ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सहायक मेमोरी। तो दोस्तों देखिए, हमने देखा कि मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है आंतरिक मेमोरी और दूसरी होती है बाह्य मेमोरी। आंतरिक मेमोरी को और आप किस नाम से जानते हो? तो आप बताओगे मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी क्या होती है, बाह्य मेमोरी अर्थात क्या, एक्सटर्नल मेमोरी। उसको किस किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी मेमोरी, और आपका सहायक अर्थात ऑक्सिलरी मेमोरी। चलिए इतना नोट करिए, फिर आपको मैं इसके आगे समझाता हूं कि क्या कारण है कि आंतरिक मेमोरी इसका नाम दिया गया, क्या कारण है कि इसको बाह्य मेमोरी का नाम दिया गया। अर्थात आंतरिक मेमोरी क्या होता है, बाह्य मेमोरी क्या होता है, पहले आपको ये समझाते हैं। इसके बाद में इसको मुख्य और प्राथमिक मेमोरी ही क्यों कह रहे हैं, इसके बाद में हम बाह्य मेमोरी को द्वितीयक या सहायक मेमोरी क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं। इसको आप पहले नोट करिए। देखिए, मैं आपको जब सिस्टम यूनिट पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको कुछ बतलाया था। क्या? इस प्रकार से बताइए आप, कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या? सिस्टम यूनिट। इसके बाद में या तो आप बताओ मेरे को, कंप्यूटर में पीसीबी किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है? मेन सर्किट बोर्ड, इसका नाम क्या होता है बताओ? तो दोस्तों जो हमने देखा था, कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट कह लें, या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कह लें, या मेन सर्किट बोर्ड कह लें, उसका नाम मेन सर्किट है ना। ये सीकेटी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सर्किट, मेन सर्किट बोर्ड। ये क्या होता है दोस्तों? इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड। क्या होता है कंप्यूटर का ये मदरबोर्ड? जब मैं आपको कंप्यूटर का मदरबोर्ड पढ़ा रहा था दोस्तों, तो वहां मैंने आपको एक पार्ट बताया था बना के, वहां मैंने आपको एक दिखाया था एक डायग्राम इस तरह से। क्या? देखिए इस तरह से यहाँ एक पार्ट था, इसके बाद में ना ये देखिएगा आप ना, इधर समझिएगा। चलिए देखिए, यहां पास में क्या था बताओ आप मेरे को, जब मैं आपको सिखाया था तो यहां पास ये क्या था, ये था सीपीयू, ये सीपीयू था।
इसके बाद में मैं आपको बताया था कि यहाँ इस प्रकार से क्या रहते हैं, स्लॉट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं रैम। क्या कहते हैं, रैम स्लॉट। यहीं पास आपका क्या लगता है, रैम लगता है। और दोस्तों यहाँ पास एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। क्या होती है, एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, आईसी चिप होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रोम कहते हैं। तो दोस्तों जब मैं आपको मदरबोर्ड पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था क्या कि जितने भी पार्ट्स, जितने भी कंपोनेंट मदरबोर्ड के अंदर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोनेंट। क्या कहते हैं, जो भी पार्ट्स आपके मदरबोर्ड पे स्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोनेंट, आंतरिक भाग बोलते हैं किसके, कंप्यूटर घटक, कंप्यूटर के। अब देखिएगा, तो आंतरिक भाग में आपको सीपीयू तो दिख गया। अभी हमको सीपीयू तो हम पढ़ चुके हैं, उसको हमसे मतलब नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि रैम स्लॉट भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड में दिखाई दे रहा है, और रोम भी दिखाई दे रहा है। अर्थात यहां से क्या समझ में आता है कि जो आपका रैम है, अर्थात क्या, आंतरिक मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि वह मेमोरी जो आपके मदरबोर्ड पे है। भाई मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट थे उनको हम क्या कह रहे थे, आंतरिक कंपोनेंट, आंतरिक घटक कह रहे थे, इंटरनल कंपोनेंट कह रहे थे। क्योंकि यहां पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रैम और रोम दिखाई दे रहा है, रैम और रोम दिखाई दे रहा है। तो इस यही कारण है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी वो दो भागों में बटी है। एक तो क्या, जो रैम के अंदर स्थित है, और एक मेमोरी ऐसी भी होती है जो रैम के बाहर होती है। वो क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो जो मेमोरी आपके मदरबोर्ड में होती है वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होती है। इसी कारण उसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। क्या, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। अब दूसरा शब्द आता है हमारे पास में, क्या, मुख्य मेमोरी। इसको हम मुख्य क्यों बोलते हैं, ठीक, हमने ये तो देख लिया कि आपका आंतरिक मेमोरी है। दोस्तों मदरबोर्ड पे यदि सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करेगा, नहीं करेगा। उसी तरीके से यदि आपके मदरबोर्ड में रैम या रोम दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो आपका कंप्यूटर प्रोसेसर काम नहीं करेगा, कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। अर्थात रैम और रोम का होना, जितना सीपीयू का होना जरूरी है उतना ही जरूरी आपके रैम और रोम का होना जरूरी होता है। तो क्या, इसीलिए यदि आपके कंप्यूटर में रैम या रोम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसलिए वो क्या है, कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है, वो कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। इसीलिए उसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो क्लियर हुआ आपको क्यों आंतरिक मेमोरी कहते हैं, क्यों इसे मेन मेमोरी कहा जाता है, और प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं कि सबसे पहले जब भी डाटा प्रोसेस होता है तो आपका इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसे इसलिए प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। तो हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर मेमोरी में आंतरिक मेमोरी को क्यों नाम दिया गया। कंप्यूटर मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं वो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, आंतरिक घटक होते हैं। इसीलिए रैम और रोम वहां है तो इसका मतलब क्या, वो एक आंतरिक मेमोरी हो गई। मुख्य मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पास से, आंतरिक मेमोरी और मुख्य या प्राथमिक मेमोरी को हमने समझ लिया। ये तीनों ही क्या होती है, तीनों ही एक ही का नाम है। इसी को आंतरिक को ही मुख्य कहते हैं या प्राथमिक कहते हैं। इसके बाद में एक होती है बाह्य मेमोरी। तो सिंपल से समझ में आ गया कि वह मेमोरी जो आपके मदरबोर्ड पे स्थित है वो आंतरिक मेमोरी, और जो मदरबोर्ड पे नहीं होगी, जो बाहरी रूप से जुड़ी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य मेमोरी। जब ये आपकी प्राथमिक है तो दूसरी क्या होगी, द्वितीयक हो जाएगी। जब आपकी ये मुख्य है, मतलब ये आपका मेन काम कर रही है, तो ये आपकी सहायक हो जाएगी। एक चीज आपको पकड़ में आ गई तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जब पहली एक काम जो एक मेमोरी है जो मेन काम कर रही है, तो दूसरी वाली भी मेन काम तो करेगी नहीं, फिर वो आपकी सहायता करेगी, तो वो क्या होगी, आपकी सहायक मेमोरी हो जाएगी। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं आंतरिक मेमोरी को पहले कवर करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाह्य मेमोरी में। तो अभी के लिए अब बाह्य मेमोरी पे हम लगाएंगे विराम। अब जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आंतरिक मेमोरी में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं किसको, हम आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत इंटरनल मेमोरी को हम चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, कंप्यूटर के अंतर्गत आंतरिक मेमोरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक मेमोरी क्या होती है, सिस्टम यूनिट, अर्थात क्या, आपका मदरबोर्ड के अंतर्गत आने वाली मेमोरी। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, आंतरिक मेमोरी नाम दिया था। इसका उपयोग मुख्यतः क्या, प्रोसेसिंग के संबंधित होता है। हमको जो आपकी जो आंतरिक मेमोरी या जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसका उपयोग किस लिए होता है, कंप्यूटर में जो भी हमको प्रोसेसिंग करनी है तो उसका संबंध आपकी मेन मेमोरी का या आपकी आंतरिक को हम और क्या कह रहे थे बताइए, इसको हम
इसको हम और क्या कह रहे थे, मुख्य मेमोरी, मुख्य कह रहे थे ना, मुख्य, और क्या बोल रहे थे, मुख्य या प्राथमिक। तो जो आपकी आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या जो आपकी प्राथमिक मेमोरी, इसका काम क्या है कि प्रोसेसिंग के संबंध में जो भी आपको कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करवानी है डाटा या निर्देश का, तो आपका मेन मेमोरी का काम संबंधित होता है किससे, प्रोसेसिंग से संबंधित होता है। यहां पास इसका काम स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, इसका संबंध प्रोसेसिंग से होता है, किसका, मेन मेमोरी का। इसका संबंध डाटा को स्टोर करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मुख्य मेमोरी। जो मुख्य मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों जो आपकी जो मुख्य मेमोरी होती है, इसको और किस नाम से जानते हैं हम, सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है, सेमीकंडक्टर से होता है। जब मैं आप लोगों को कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको बताया था किस तरह से सेमीकंडक्टर से क्या बना था, आईसी बना था, आईसी से क्या बना था, वीएलएसआई बना था, और उसके बाद क्या बना था, यूएलएसआई बना था। तो दोस्तों जब आपका जो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, आपने देखा होगा कि ये आपको कहां, तृतीय पीढ़ी में आपको देखने को मिला होगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है भाई, तो आंतरिक मेमोरी को हमने देख लिया कि संबंध किससे है, प्रोसेसिंग से इसका संबंध होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। और ये कहां होती है, ये आपके सिस्टम यूनिट अर्थात आपके मदरबोर्ड में होती है। इतनी कहानी यहां से क्लियर हुई, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मुख्य मेमोरी। अभी हमने क्या देखा, मुख्य मेमोरी की परिभाषा देखी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य मेमोरी। ठीक है, देखिए मुख्य मेमोरी के दो भाग होते हैं। अभी हमने मेमोरी को दो भागों में बांटा था, आंतरिक और बाह्य। उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मुख्य मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी को क्या कर रहे हैं, हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, रैम। पहला भाग क्या है आपका, रैम, और दूसरा क्या है आपके यहाँ पास, रोम। ये दूसरा भाग क्या है, रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बताइए मेरे को, रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां से पढ़िएगा, ये क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी, और इसको क्या बोलते हैं, रोम को क्या पढ़ते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको हम, रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है आपका, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके रैम और रोम होते हैं वो किस मेमोरी का भाग होते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो किसके होते हैं, मेन मेमोरी। किसके, मुख्य मेमोरी, अर्थात क्या, आपका मेन मेमोरी। जो आपके रैम, मेन मेमोरी। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि रैम और रोम किस मेमोरी के भाग होते हैं, तो आप बताएंगे मेन मेमोरी के, मुख्य मेमोरी के, या इंटरनल मेमोरी के भाग होते हैं। अभी आपको मैंने मदरबोर्ड में दिखाया था ना, मदरबोर्ड में क्या होता है आपकी आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। और आपने मदरबोर्ड में देखा था, वहां पास क्या क्या लगा था, रैम भी लगा था और रोम भी लगा था। तो वहां से हमने क्या देख लिया कि जो आपके रैम और रोम होते हैं वो किसके भाग होते हैं, मुख्य मेमोरी के भाग होते हैं। दोस्तों भूलना मत, अभी मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बता के बताया था ना, ये आपको जो मदरबोर्ड था, इस प्रकार से यहाँ सीपीयू था, और यहाँ क्या था, यहाँ एक रैम था, और यहाँ पास आपको रोम दिखाई दे रहा था। ये क्या था, रैम था, ये आपका रैम था, और यहाँ आपने देखा था रोम। ठीक है, तो किसके भाग हो गए, और ये आपका जो भी कंपोनेंट आपके इसमें होगा, मदरबोर्ड पे होगा, वो क्या होता है, कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट होता है। क्योंकि ये मेमोरी है तो कैसी होगी, इंटरनल मेमोरी होगी। किसके भाग है, सिस्टम यूनिट के भाग है। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी के भाग क्या क्या हो गए आपके, रैम और रोम हो गए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब आइए पढ़ते हैं इनकी विशेषता के बारे में। ये जो आपकी रैम होती है, ये कैसी होती है दोस्तों, रैम होती है आपकी अस्थायी मेमोरी। कैसी होती है आपकी, ये अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी। और क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। कैसी, वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी। कैसा, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी। तो जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो हमारी रैम होती है, वो कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, या उसको हम और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। कैसी, टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी होती है।
अब ये टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अच्छा, ये क्या होती है? रैम होती है। अब रोम क्या होगा? यदि ये अस्थायी है तो ये कैसी होगी दोस्तों? यदि ये आपका रैम अस्थायी है तो आपका रोम कैसा होगा? रोम होगा आपकी स्थायी मेमोरी। ये क्या हो गया? आपका स्थायी मेमोरी हो गया। और या तो उसको हम और क्या कहेंगे? यदि ये आपका वोलेटाइल है तो ये कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। ये कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, ये अस्थायी या कहें वोलेटाइल, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें यदि आपने पावर सप्लाई क्या, यदि आपने पावर सप्लाई बंद कर दी, यदि आपने पावर सप्लाई बंद कर दी, तो जो कुछ भी डाटा इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यदि आपने पावर सप्लाई बंद कर दी तो जो भी इसके अंदर डेटा या निर्देश हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं, अर्थात मिट जाते हैं। इसलिए से क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अस्थायी मेमोरी। अस्थायी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। और जो आपका रोम है वो कैसी है? स्थायी या नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब आपको पकड़ना है, अर्थात क्या कि यदि इस मेमोरी में, रोम में, यदि पावर सप्लाई बंद भी हो जाए तब भी इसमें डेटा क्या रहता है? बना रहता है, इसका डेटा नहीं मिटता। अब दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में कई बार ना हमसे क्या पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। हमको एग्जाम में होता है कंफ्यूजन। तो मैंने आपको अपनी पहली या दूसरी क्लास में एक ट्रिक बताई थी दोस्तों कि जब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, तो अब रैम होता है कि रोम होता है, अभी तो आपको समझ लिए हो, बड़ा आसान लग रहा है। एग्जाम में दोस्तों छोटी छोटी चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, रैम था कि रोम था, और दोनों के नाम बड़े मिलते जुलते से हैं, रैम रोम। तो दोस्तों वो ट्रिक पकड़िएगा, हम ट्रिक पकड़ते हैं, है ना, और ट्रिक होती है, इसमें कोई लॉजिक का सेंस नहीं होता है ना, इसमें आपको भावनात्मक नहीं होना है। जो हमारे भगवान राम जी थे, तो राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो बताइए वो 14 वर्ष के वनवास में क्या किए? एक जगह से दूसरी जगह क्या किए? भटकते रहे, एक जगह से दूसरी जगह क्या घूमते रहे। अर्थात क्या, कहीं भी वो स्थायी रूप से रुके नहीं, लगातार वो क्या करते रहे? भ्रमण करते रहे। तो वो कहीं भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रुके, हमेशा वो क्या थे? अस्थायी बने थे, लगातार क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे। तो रैम से क्या पढ़ोगे आप? राम। और राम से क्या पढ़ोगे? लगातार वो क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे, कहीं भी वो स्थायी रूप से नहीं रुके थे। तो क्या हो जाएगा आपका? राम क्या हो जाएगा? अस्थायी। अब आपको पकड़ना है रोम। तो देखिएगा, जैसे रोम आपने एक सुना होगा देश, रोम, है ना, इटली जिसको बोलते हैं। तो जो आपका रोम के लोग थे वो कैसे थे? स्थायी थे। रोम के लोग और कहीं जाके नहीं बसे, सारे के सारे जो रोम के लोग थे वो रोम में ही रहते थे। तो रोम के लोग कैसे थे? स्थायी थे, वो अपना जगह या स्थान को बदलते नहीं थे। तो यहां से क्या पकड़ना है आपको? रोम के लोग कैसे थे? स्थायी रूप से रहते थे। और राम क्या थे? जंगल में लगातार भ्रमण कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तो आप क्या लिखोगे? रैम, अर्थात राम क्या? अस्थायी थे। तो दोस्तों इसको दिमाग में बिठा लिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? रैम और रोम की क्वालिटी हो गई। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बतलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अब बात करते हैं किसकी? रैम की। अभी हम पहले बात करेंगे रैम की, उसके बाद किस पे आएंगे? रोम पे आएंगे। तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम रैम की बात कर रहे हैं, अभी हम रोम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो कुछ भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा वो मैं आपको समझाऊंगा रैम के बारे में। तो हमने सबसे पहले यहाँ पास पॉइंट क्या देखा? जो आपका रैम होता है वो क्या होता है आपका? वो अस्थायी। कैसी होती है वो? रैम क्या होती है? अस्थायी, या इसको हम क्या कहते थे? और वोलाटाइल, है ना, क्या कहते थे? वोलाटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। अर्थात क्या, यदि पावर सप्लाई बंद तो जो भी डेटा इसमें था वो क्या हो गया? क्लोज। ठीक है, अब बताइए इसमें रैम का प्रयोग क्या होता है? तो रैम का प्रयोग ये होता है कि जो भी इसमें डेटा, जो भी रैम में आपकी डेटा, या हम कह लें क्या आपका निर्देश, डेटा या निर्देश जो भी रैम में लोड किए जाते हैं, आपके क्या? डेटा और निर्देश लोड किए जाते हैं, है ना। जो भी इसमें डेटा और निर्देशों को लोड किया जाता है वो किस लिए जाते हैं? प्रोसेस करने के लिए। इसको डेटा और निर्देश को प्रोसेस करने के लिए, जो भी इसमें डेटा और निर्देश लोड किए जाते हैं वह प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए।
प्रोसेस करने के लिए इसमें क्या, जो भी डेटा या निर्देश इसमें एक रैम में लोड किए जाते हैं वो प्रोसेस करने के लिए लोड किए जाते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रैम का संबंध क्या है? अच्छा, रैम, इसके बारे में जब हम सीपीयू पढ़ रहे थे, जब हमने सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम देखा था, तो वहां मैंने आपको रैम के बारे में और अच्छे से बताया था, है ना। पहले मैंने आपको, यदि आपको ब्लॉक डायग्राम याद आ रहा होगा तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आप ब्लॉक डायग्राम वाले, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाया था, सीपीयू के बारे में पढ़ाया था, सीपीयू की कार्य पद्धति के बारे में पढ़ाया था, देखिएगा वहां से आपको रैम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करिए, आज भी अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो रैम किस लिए होता है? डेटा और निर्देश को रैम में लोड किए जाते हैं, किस लिए? प्रोसेस करवाने के लिए। इसको नोट करो। अच्छा, सबसे कॉमन क्या सुनते हैं जब कभी भी हम कंप्यूटर या आपका मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? इसका रैम कितना है, इसका रोम कितना है। इसके अलावा हम कोई तीसरी बात करते नहीं है। फिर मोबाइल के लिए छोड़ दीजिए, मोबाइल में तो बहुत सारे फीचर होते हैं। बेसिकली जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है कि कंप्यूटर का रैम और रोम कितना है, अर्थात इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है और इसकी एक्सटर्नल मेमोरी कितनी है, ठीक है। तो कभी भी आपने सुना होगा कि रैम बोलते हैं ना, इसका रैम अच्छा है, इसका रैम 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, तो उसकी स्पीड अच्छी है। आपको यदि बड़े बड़े जो महंगे महंगे मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं, बोलते हैं ना भाई इसका रैम 8 GB का है, 16 GB का है, इसमें आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो, उसमें आप बड़े से बड़े, है ना, हाई डेफिनेशन की वीडियो देख सकते हो, है ना, अच्छे अच्छे आप इसमें वीडियो गेम खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका रैम अच्छा है, अर्थात उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है। अब आप ये देखिए, जब कभी हम फोन खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? 4 GB का क्या है? 4 GB का आपका रैम है, 4 GB का रैम है, ये तो सुनने में मिलता है। और क्या देखते हैं कि भैया इसका 132 GB का क्या है? 132 GB का रोम है, अर्थात उसका एक्सटर्नल मेमोरी है, उसकी एक्सटर्नल मेमोरी है ना, 132 GB का रोम है। तो अब ये बताओ कि जब रैम का संबंध कंप्यूटर की या मोबाइल की प्रोसेसिंग क्षमता से होता है, जब रैम का संबंध मोबाइल की या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता से इसका संबंध होता है कि जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड होगी या आपके मोबाइल की स्पीड होगी। तो फिर हम इसको इतना 4 GB में कम क्यों रखते हैं? क्यों नहीं हम इसको बढ़ा देते हैं? इसको हम 132 GB क्यों नहीं कर देते हैं? इसको हम 132 GB क्यों नहीं कर देते? 4-8 तक क्यों रखते हैं इसको हम लोग? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है ना। या कभी आपने कंप्यूटर में देखा होगा, आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि उसमें रैम स्लॉट होते हैं, वो एक से अधिक होते हैं। उसमें आप 2, 3, 4 को भी 2, 3 या 4 रैम को जोड़ सकते हो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को कि क्या कारण है कि 4 GB, 8 GB या 32 GB होता है, इससे अधिक क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों समझिएगा, आपको यहां से मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये बताइए, रैम होता क्या है? अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात क्या कि जैसे ही इसमें लाइट कटती है, रैम में जो भी डेटा या निर्देश है, यदि आपकी पावर सप्लाई कट हुई तो जो भी इसमें डेटा या निर्देश था वो क्या, सारा का सारा डिलीट, पहला चीज। अब आप ये बताओ, आपने एग्जांपल में जैसे आपने देखा हो, आपकी ट्रेन है। अब आप बताओ कि ट्रेन में कितनी कोच होते हैं? ट्रेन जनरली आपने जो ट्रेन देखी होगी 12-15 कोच होते हैं। क्यों नहीं हम ट्रेन में 50 कोच जोड़ देते? तो देखिए क्या है कि जो आप, या तो आप देखिए जो आपका स्टेशन पे जो वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम क्यों इतने छोटे होते हैं? क्यों नहीं आप उसमें इतने बड़े वेटिंग रूम बना दो कि स्टेशन को भी पार कर दें? भाई स्टेशन की तुलना में जो आपका, जैसे जो आपका बिलासपुर या रायपुर का प्लेटफॉर्म है, आपने उसमें वेटिंग रूम देखा होगा। अब आप बताओ कि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है कि आपका वेटिंग रूम बड़ा है? आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आपका वेटिंग रूम बहुत छोटा है। क्यों छोटा रखे हैं? क्योंकि वहां पास जो यात्री हैं बस वो कुछ देर के लिए क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। जैसे ही उनकी ट्रेन आती है वो ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं। तो वहां पास यात्रियों को परमानेंट नहीं रहना है, कुछ देर के लिए वेट करना है, ट्रेन आई निकल गए। ठीक उसी तरह से जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन क्या होता है, आपने देखा होगा ट्रेन की जो सीट होती है, छोटी सी बर्थ होती है कि बस खाली इसमें एक आदमी बस, और मेरे जैसा जो भारी भरकम आदमी वो तो पूरा भी नहीं घुस पाता। तो ट्रेन की सीट इतनी छोटी क्यों होती है? जो आपने ट्रेन का लेटरिन बाथरूम देखा होगा, वॉशरूम देखा होगा, क्यों इतना छोटा होता है? क्यों उसके अंदर नहीं एकदम बढ़िया 4 बाल्टी लगी रहती है? सारा कुछ इतना ही रहता है कि बस आप यूज कर लो, आपके यूज करने तक के लिए पर्याप्त हो। सीट इतनी होती है कि बस आप आराम कर लो, आपका गंतव्य आएगा, आपका डेस्टिनेशन आएगा, आप उतर जाओ। तो इसीलिए कारण यह है कि वहां हमको जो डेटा को, वहां जो ट्रेन में जो आदमी को परमानेंट लाइफ वहां नहीं बितानी है अपनी, बस कुछ दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 6 घंटे, 8 घंटे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 दिन के लिए इसको सफर करना है। सफर खत्म हुआ, आदमी उतर गया, नया आदमी आके बैठेगा, फिर वो उतरेगा, फिर तीसरा आदमी आएगा, ऐसे करके क्या रोटेशन बना रहता है। परमानेंटली हमको उसको यूज नहीं करना है। इसीलिए जब हमको उसको परमानेंटली यूज नहीं करना है तो हमने उसको ऐसा बनाया है कि सिर्फ वहां आदमी आए, अपना सफर पूरा करे और उतर जाए। इसीलिए जो आपका रैम होता है ना,
ये रैम किस लिए होता है कि भाई यहाँ एक आदमी आएगा, यहाँ एक आदमी आएगा, यहाँ एक आदमी आया, यहाँ अर्थात एक आदमी आया अर्थात क्या, यहाँ एक डेटा आया। आदमी से मतलब क्या, यहाँ एक डेटा आया, ये डेटा प्रोसेस हुआ, आगे बढ़ गया, उसके बाद में क्या दोबारा एक डेटा आएगा, वो प्रोसेस होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, फिर एक दोबारा एक डेटा आएगा। तो यहाँ हमको कुछ भी चीजों को रोकना नहीं है, सब कुछ क्या रहेगा, टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पास हमको बड़े से स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको यहाँ पास किसी चीज को स्टोर नहीं करना है। यही कारण है कि आपका रैम क्या रहता है, एज कंपेयर टू आपका रोम या जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उससे कंपेयर में बहुत कम इसमें स्टोरेज होता है, क्योंकि हमको वो जो डेटा को प्रोसेस करवाना है वो डेटा वहां होता है, हमको किसी डेटा को परमानेंटली वहां स्टोर नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको आज के बाद रैम से संबंधित किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। इसलिए रैम क्या होता है, दूसरी मेमोरी की तुलना में इसका जो मेमोरी स्टोरेज होता है वो बहुत कम होता है, और इसीलिए यही कारण है कि इसको प्रोसेसिंग के लिए आता है कि एक आदमी इसमें एक डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, आगे बढ़ जाएगा, दूसरा डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका रैम। रैम में कौन से डेटा लिए जाते हैं जिनको हमको प्रोसेस करवाना होता है। चलिए भाई इसको नोट करिए, जो भी आपको जो मैंने आपको बताया उसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिएगा अब हम ना ये क्या पढ़ रहे हैं, रैम पढ़ रहे हैं। रैम दो प्रकार की है, जो रैम मेमोरी होती है ये आगे फिर से दो प्रकार की होती है। अभी दोस्तों कंफ्यूज मत होना, अभी हम इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, जितना कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा सारी की सारी बात किसकी कर रहे हैं, रैम के संबंध में कर रहे हैं। अभी रोम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए अभी हमने रैम देखा, रैम की अब जो रैम है वो दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है आपकी एस रैम होती है, आपने नाम सुना होगा ना एस रैम, और एक होता है डी रैम। अब कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, अब बताओ भाई मेरे को कि मैं इससे अधिक हिंदी में और क्या पढ़ाऊंगा आपको। अब यहां पर सपोज ये एस रैम आया है, अब मैं इसको यहां पास लिखूं साराम, ये थोड़ी ना होगा यार। जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों करना पड़ेगा मिक्स, तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज यदि आप हिंदी पे जाओगे बार बार तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है यहां पास देखिएगा, ये जो आपका एस रैम, जो आपका रैम होता है वो कितने कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। समझिएगा आपका ये एस रैम और डी रैम क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक। एस फॉर क्या होता है, स्टैटिक, और डी फॉर क्या होता है, डायनेमिक। समझिएगा क्या होता है, ये होता है डायनेमिक। डी फॉर डायनेमिक और एस फॉर स्टैटिक। अब यहां से हमको दो चीज समझना है। पहले तो क्या इसका फुल फॉर्म देख लिया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रैम को तो बता दिया आपको मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहां पास जो आपको मेन चीज पूछता है इसमें एग्जाम में, वो तीन चीज पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि एस रैम और डी रैम में तीव्र कौन है, किसकी स्पीड फास्ट होती है। दूसरा पूछता है कि एस रैम और डी रैम में किसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, किसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। और तीसरा आपसे पूछता है कि एस रैम को और किस नाम से जाना जाता है, एस रैम को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए बात कर लें यदि आपके एस रैम की, तो जो इसकी गति होती है वो क्या होती है, डी रैम की तुलना में कैसी होती है, तीव्र होती है, अर्थात क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू क्या। और ये क्या होता है, इसकी गति कैसी होती है, कम होती है, या कहेंगे हम क्या होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। पहली बात क्या, स्पीड कि आपकी स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से, स्टैटिक रैम की गति क्या होती है, फास्ट होती है। आपका स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से, नाम सुन के लग रहा है डायनेमिक और ये सुन के लग रहा है स्टैटिक, मतलब क्या, स्थिर। लेकिन जो स्टैटिक रैम होती है ना, इसकी स्पीड ज्यादा होती है डायनेमिक रैम से। दोस्तों बिल्कुल समझिएगा, उल्टा होता है। डायनेमिक से क्या मालूम पड़ रहा है, डायनेमिक पर्सनालिटी, तेज चलने वाला। लेकिन स्टैटिक का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि शांत, स्टैटिक स्थिर रूप से खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ जब स्पीड की बात होगी दोस्तों तो उल्टा होगा। स्टैटिक रैम की स्पीड डायनेमिक रैम से कैसी होती है, तीव्र होती है, फास्ट होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में से किसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों तो याद रखिएगा, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जो आप कंप्यूटर में F5 से करते हो ना, तो डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और आपके स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। F5 से क्या करते हो आप, रिफ्रेश करते हो ना, तो डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। अभी आपको समझाता हूं रिफ्रेश क्या होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और स्टैटिक रैम को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं CACHE, लेकिन उसका उच्चारण कैसा होता है, कैश मेमोरी। तो जो आपका स्टैटिक रैम होता है ना, इसको कैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन देख लिए। जो स्टैटिक रैम होता है वो डायनेमिक रैम से इसकी स्पीड क्या होती है, तीव्र होती है, फास्ट होता है। रिफ्रेश की जरूरत किसको पड़ती है, डायनेमिक रैम को। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात कर लें कि स्टैटिक रैम को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे कैश मेमोरी के नाम से। ठीक है, और इसमें क्या बचता है, और ये जो आपके डी रैम होते हैं, ये कैसे, जो आपकी स्टैटिक रैम होती है कैसी होती है, ये महंगे होते हैं, कैसे, महंगे, कॉस्टली होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो आपके डायनेमिक रैम है, ये कैसे होते हैं, ये सस्ते होते हैं। सस्ते हैं तो स्लो है, महंगे हैं तो क्या है, फास्ट है। ये पकड़ के चलिएगा, है ना। रिफ्रेश करने का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में दोस्तों, इसको भूलना मत। डी रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये दोनों ही किसके उदाहरण है, रैम के उदाहरण है। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिएगा। जैसे सपोज आज आप दिन भर कुछ, आपने दिन भर बहुत सारा काम किया, बहुत लोगों से बात की, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से विवाद हुआ, है ना, बहुत सारा कुछ आपने दिन भर में किया। आप क्या किया, आप रात को सोने गए, और रात को सपोज आपको बहुत बढ़िया नींद आई, सवेरे उठे तो क्या बोलते हो, आज मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूं। कैसा, फ्रेश फील कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रिफ्रेश हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि जितना कुछ भी आपके साथ इसके एक दिन पहले जो दिन भर में आपके साथ हुआ था, है ना, बहुत सारे आपने काम किए थे, दुनिया भर की आपको टेंशन थी, वो क्या हो गई, सब आप भूल गए, सब कुछ आप भूल गए, रिफ्रेश हो गए। तो रिफ्रेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, पकड़िएगा। रिफ्रेश का मतलब होता है कि डाटा को परिवर्तित करते रहना। जो आपको डेटा मिल रहा है कंप्यूटर में, जो आपको कंप्यूटर में डेटा मिल रहा है प्रोसेस करने के लिए, रैम क्या करता है, रैम में जो डेटा और निर्देश आते हैं वो किस लिए आते हैं, क्या स्टोर करने के लिए आते हैं, नहीं। आप कहोगे रैम में जो डेटा और निर्देश आते हैं वो प्रोसेस करने के लिए आते हैं। क्या स्थायी रूप से होते हैं कि अस्थायी रूप से होते हैं, तो कहोगे सर ये अस्थायी रूप से होते हैं। और जो भी रैम में आपके डेटा या निर्देश प्रोसेस करने के लिए आ रहे हैं, तो रैम के 2 भाग होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक रैम में रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है, जो आपका डेटा है इसको क्या लगातार क्या करना, परिवर्तित करते रहना, लगातार परिवर्तित करते रहना। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि डेटा को लगातार परिवर्तित करते रहना, क्या रिफ्रेश होता है। और आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में सबसे अधिक, वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला, वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला इनमें से कौन सा है, स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम। तो आप बताओगे सर क्या, डायनेमिक रैम। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में डायनेमिक रैम को लेते हैं, सस्ता है इसलिए, सिंपल सा। चलिए अब बढ़ते हैं हम किसकी ओर, रोम की ओर। तो हमने क्या, रैम के बारे में समझ लिया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना, बढ़िया में सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिए भाई इसको नोट करिए, बढ़ते हैं रोम की ओर। ठीक है, आइए तो देखिएगा अब क्या आता है, रोम। ये क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। क्या, रीड ऑनली मेमोरी। तो पहले पढ़िएगा, जो आपका रोम है को कंप्यूटर की, रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों, यदि पावर सप्लाई बंद हो गई तब भी क्या होगा, डाटा जो इसमें डेटा है वो मिटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, इसलिए क्या कहते हैं, इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी जो भी इसमें डेटा या निर्देश होता है वो नष्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, तो क्या हो गया, मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि पावर सप्लाई बंद होने पर भी इसमें स्टोर किए गए प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं। ये शब्द को पकड़िएगा ना, प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए रीड ऑनली, इसको रीड ऑनली क्यों कहते हैं, इसको रीड ऑनली बोलने का कारण क्या है कि यूजर स्टोर प्रोग्राम में, जो यूजर होता है ना, यूजर जो इस स्टोर आपके जो मोबाइल या कंप्यूटर में जो स्टोर प्रोग्राम है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल उसको पढ़ सकता है, उस पर काम कर सकता है। पर जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल किया गया है,
जो भी कंप्यूटर में आपके पहले से प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया है उसको आप बदल नहीं सकते, सिर्फ उसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बड़े आराम से समझिएगा, सपोज कभी कभी आपका अपने बाबू सोना से जब झगड़ा होता है तो क्या करते हो आप? गुस्से में क्या करते हो? अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देते हो, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर देते हो, है ना, आपके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हो। लेकिन कभी आप ये बोलते हो, ये यदि जब कभी आपका झगड़ा होता है कि मैं अपना एंड्रॉइड उड़ा दूंगा, कभी आपने सुना है? कभी आपने यूज किया है? नहीं। क्या करते हो आप? जो भी आपके छोटे छोटे क्या रहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको हटाते हो। कभी आपने बोला कि आपका झगड़ा हो गया है तो ले काम करता हूं, आज से मैं अपना मोबाइल का एंड्रॉइड उड़ा रहा हूं। उसको आप उड़ा ही नहीं सकते अपने एंड्रॉइड को, ठीक है। और या कभी आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर की आपके मोबाइल में कोई दिक्कत आती है तो जो आप जाते हो किसके पास जाते हो? सर्विस सेंटर में जाते हो। तो वो क्या कहता है? आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका रोम होता है ना, रोम का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी आपके मोबाइल में, जो भी कुछ आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, जो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रॉइड। आपने पढ़ा ना एंड्रॉइड फोन, तो जो भी आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर है तो क्या उसको हम क्या कहते हैं मूल भाषा में? सॉफ्टवेयर। तो जो भी आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसमें होते हैं? वो रोम मेमोरी में इंस्टॉल होते हैं, रैम मेमोरी के अंदर स्थित होते हैं। इसलिए आपके जो भी कंप्यूटर या मोबाइल का जो भी मेन फंक्शन, जो भी मेन प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, वो किसमें होता है? रोम में होता है। यही कारण है कि यदि पावर सप्लाई बंद भी हो जाती है तो भी वो क्या रहते हैं? बने हुए रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में और समझिएगा आप, इसमें पहले इसको नोट करो। तो क्या कि जो आपका रोम है उसमें जो हमने प्रोग्राम को रखा हुआ है, जो हमारा जो रोम है, इसको हम रीड ऑनली क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जो भी इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम है, जो भी इसमें, इधर देखिएगा, जो भी इसमें स्टोर प्रोग्राम है, जो भी इसमें स्टोर प्रोग्राम है, यूजर उनको, आपके स्टोर प्रोग्राम को यूजर परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकता है। और जो आपके रोम में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपके रोम में स्टोर प्रोग्राम होता है ना, उसको एक नाम दिया गया है दोस्तों। जो आपके रोम में स्टोर प्रोग्राम होता है उसको एक नाम दिया गया है फर्मवेयर। क्या? फर्मवेयर। एग्जाम में पूछ चुका है कि फर्मवेयर क्या होते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी कंप्यूटर या आपकी मोबाइल निर्माता कंपनी होती है, जो उसमें आपके मोबाइल या कंप्यूटर में जो पहले से ही है ना, जो जैसे आप जब खरीद के लाते हो तो प्री इंस्टॉल्ड, अर्थात जब आप खरीद के ला रहे हैं तो उसमें पहले से ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसे ही कहते हैं क्या? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या हो गया कि कंप्यूटर या मशीन या कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा कंप्यूटर को बनाते समय उसमें जो प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। उनको यूजर परिवर्तित नहीं कर सकता। तो यही जो आपको जो मैं मदरबोर्ड बताया था, तो मदरबोर्ड में मैं बताया था ना, यहाँ एक क्या होती है? चिप होती है, उसको क्या बोलते हैं? रोम चिप होती है। तो ये क्या होती है? रोम चिप होती है। इसी में क्या? फर्मवेयर होते हैं। इसी में क्या होते हैं? आपके फर्मवेयर होते हैं। इसी में आपके फर्मवेयर होते हैं। और फर्मवेयर क्या होते हैं कि जब कभी आपका कंप्यूटर या आपके मोबाइल फोन को बनाया जाता है तो बनाए जाते समय जो निर्माता कंपनी होती है, जो भी उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वो उसमें इंस्टॉल कर देती है, और एक बार जो उसमें इंस्टॉल हो गया वो दोबारा चेंज नहीं होता। तो रीड ओनली मेमोरी में केवल आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हो। नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अभी रोम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है एक और। देखिए अब क्या आता है, रोम के अंतर्गत कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से संबंधित प्रोग्राम होते हैं। क्या? रोम के अंतर्गत कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से संबंधित क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। उदाहरण के लिए बायोस। अब ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, कई बार पूछा गया है। क्या हो गया? तो आपके रोम में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से संबंधित एक प्रोग्राम होता है। तो आपका बायोस क्या है? एक प्रोग्राम है। क्या है? एक प्रोग्राम है। संबंधित किससे है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बताइए। बेसिक, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है बायोस का? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब यहां आपको दिख नहीं रहा होगा,
तो ये बायोस क्या होता है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस से, ये जो बेसिक आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या करता है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस से संबंधित होता है। ये जो आपका बायोस होता है ना, ये किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर में एक काम होता है, इसको हम कहते हैं बूटिंग, BOO बूटिंग। जो बायोस प्रोग्राम होता है कंप्यूटर की बूटिंग से संबंधित होता है। अब नया मामला आ गया कि ये बूटिंग क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना लिखिएगा बायोस में, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा और लिखिएगा बायोस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस से संबंधित होता है। फिर अपन समझते हैं कि बूटिंग क्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, हम किसकी बात कर रहे थे, बूटिंग की बात कर रहे थे। बूटिंग क्या होता है, देखिए बूटिंग एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग क्या होती है, बेसिकली बूटिंग दो प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। एक होता है, देखिए बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक क्या होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और दूसरी क्या होती है आपकी वार्म बूटिंग। पूछोगे सर हिंदी में क्या कहते हैं, चुपचाप इसको क्या कहते हैं, ठंड बूटिंग। और इसका कुछ हिंदी नहीं है, ठंड बूटिंग। और ये क्या हो जाएगा आपकी तापीय, है ना। तो आपको एग्जाम में ये ठंड मंड याद मत रखना, मैंने आपको बता दिया। फिर भी एक होती है आपकी क्या कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। समझिएगा कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है। क्या है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया है। तो कोल्ड बूटिंग में क्या होगा, जब आपका कंप्यूटर पूर्ण रूप से, जब आपका कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद है, पूर्ण रूप से बंद है, तो इसको आपका कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद है, अर्थात इसमें पावर सप्लाई बंद है। तो इसको पुनः चालू करने की, पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को, पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या हो गया आपका, पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। अर्थात जब आपकी विद्युत सप्लाई बंद होगी, जब आपकी विद्युत सप्लाई, जो आपकी विद्युत सप्लाई है जब वो बंद थी, तो उसको जब आप चालू करोगे, जब उसको आप आगे चालू करोगे तो क्या होगा, वो कोल्ड बूटिंग होगी। अब वार्म बूटिंग क्या होता है कि विद्युत सप्लाई, इसमें क्या होता है दोस्तों समझिएगा, जब इसमें क्या हुआ है कि इसमें विद्युत सप्लाई को बंद नहीं किया आपने, विद्युत सप्लाई जो है आपकी, इसमें आपकी जो विद्युत सप्लाई है, विद्युत सप्लाई चालू रहती है, विद्युत सप्लाई चालू रहती है और विद्युत सप्लाई आपकी कैसी है, पावर सप्लाई आपकी कैसी है, ऑन है। और उसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर को, मतलब विद्युत सप्लाई चालू है, चालू रहती है, तो इसको आप लिख लो ऐसे, विद्युत सप्लाई चालू रहते हुए आपके कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर को पुनः चालू करना, ये क्या होता है आपका वार्म बूटिंग होती है। अर्थात क्या, जब आपका कंप्यूटर टोटली शट डाउन था, जैसे आपने कंप्यूटर टोटली शट डाउन था, पावर सप्लाई बंद थी, आपने पावर सप्लाई चालू करी और कंप्यूटर सिस्टम को आपने ऑन किया, तो वो क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। अब आप सपोज कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई, या आपने कोई नया सॉफ्टवेयर, आपने कई बार यूज भी किया होगा कि आपने कोई नया सॉफ्टवेयर क्या किया, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया, तो उस समय क्या करते हैं, कई बार हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका वार्म बूटिंग है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ये किसको बोलते हैं, इसको हम वार्म बूटिंग को ही रीस्टार्ट कहते हैं, या इसके लिए एक नाम और आता है आपका रीबूटिंग। क्या होता है, रीबूटिंग। रीस्टार्ट करना क्या, या रीबूटिंग करना, वो क्या होता है आपका वार्म बूटिंग होता है।
मतलब आपकी विद्युत सप्लाई बंद नहीं हुई थी, विद्युत सप्लाई कंप्यूटर को जारी थी। विद्युत सप्लाई के जारी रहते हुए आपने कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू किया तो क्या कहलाएगा? वो वार्म बूटिंग कहलाएगी, अर्थात रीस्टार्ट या रीबूटिंग करना। इसको नोट करिए। तो ये जो आप कोल्ड बूटिंग देख रहे हो या वार्म बूटिंग देख रहे हो, ये किस प्रक्रिया के आपके पास में क्या था? आपके पास में देखा था आपने क्या? बायोस। बायोस जब आपका एक्टिव होता है, जो आपका बायोस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसके अंतर्गत क्या करता है? वो बूटिंग का काम करता है। बूटिंग काम क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। ये दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। हमने ये समझ लिया। और एक चीज इसमें एक पॉइंट और आता है, उसको साथ में अब नोट करिएगा दोस्तों, वो यही बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आपकी कंप्यूटर को आप चालू करते हो, जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो, मैं यहां पास लिख रहा हूं, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उस समय कंप्यूटर को ऑन करते समय एक आपका प्रोग्राम रन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोस्ट। लिखिए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो उस समय एक प्रोग्राम ऑन होता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट। ये क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है जो आपका पोस्ट है, ये क्या होता है? एक प्रकार की जांच प्रक्रिया होती है। जांच प्रक्रिया लिखिए, क्या? एक प्रकार की जांच प्रक्रिया होती है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पोस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, रीबूट नहीं कर रहे हो, अभी आपने वार्म बूटिंग नहीं कर रहे हो, सीधे सप्लाई बंद थी आपकी और आपने क्या किया? कंप्यूटर को ऑन किया, तो वो क्या? बायोस प्रोग्राम। फिर क्या होगी? कोल्ड बूटिंग होगी, आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होगा, और उसी दरमियान जब कोल्ड बूटिंग होती है, उसी दरमियान एक सिस्टम ऑन होता है, एक प्रोग्राम रन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट, और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होती है? एक जांच प्रक्रिया होती है। ये किस चीज की जांच करती है? कि जितने भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, ये उनको चेक करता है कि सब कुछ प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस तू बढ़िया से काम कर रहा है ना भाई, आउटपुट डिवाइस तू भी बढ़िया से काम कर रहा है ना, तो सबको क्या करता है? चेक करता है। तो ये क्या हो गया? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या? जांच। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका बूटिंग प्रोसेस हो गया। चलिए, तो दोस्तों आज हमने क्या देख लिया? रैम। आज हमने रैम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब कल अपनी अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? रोम देखेंगे, और उसके बाद में आपकी सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे। उसके अंतर्गत आपको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्राथमिक मेमोरी को, अर्थात मुख्य मेमोरी को या आंतरिक मेमोरी, जिसके दो भाग होते हैं, रैम और रोम, तो उसके अंतर्गत हमने रैम को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच में तो आप शेयर करते नहीं हो, लेकिन कर देना भाई, ठीक है, कर देना, मेरी इतनी सी बात मान लेना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना वीडियो को। चलिए दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत दोस्तों आप भी कर रहे हो, तो आपकी मेहनत को भी सलाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।